नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। इस वक्त की अहम खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और आइए अब नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन राष्ट्र को किया समर्पित। कहा, आत्मनिर्भर भारत का बनेगा जरिया। प्रयागराज में ईडीएफसी के परिचालन नियंत्रण केंद्र का भी किया शुभारंभ। व्यापारी, किसान, उपभोक्ता सभी को मिलेगा फायदा। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को रखना चाहिए राजनीति से ऊपर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, प्रदर्शन के नाम पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना गलत। कहा, बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता, गति और पैमाने पर होनी चाहिए प्रतिस्पर्धा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का युवाओं से वैज्ञानिक सोच विकसित करने का आह्वान। बंगलुरु के विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान और शिक्षा केंद्र के कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, विज्ञान का अंतिम उद्देश्य लोगों के जीवन को आरामदायक और खुशहाल बनाना। ब्रिटेन से लौटे 6 यात्रियों को मिला कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताई अधिक सतर्क रहने की जरूरत। कोविड वैक्सीन के नए स्ट्रेन पर भी असरदार रहने की जताई उम्मीद। और नए कृषि कानून पर सरकार और किसानों के बीच कल होगी अगले दौर की बातचीत। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जताई समाधान निकलने की उम्मीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के भावपुर खुर्जा खंड का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये कॉरिडोर आत्मनिर्भर भारत का जरिया बनेगा। उद्योग, कारोबार, किसान, उपभोक्ता हर किसी को इसका सीधा फायदा मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि इस कॉरिडोर का करीब 60% हिस्सा उत्तर प्रदेश में है, जिससे राज्य के हर छोटे बड़े उद्योगों को इससे लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वर्चुअल माध्यम से ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू भावपुर न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये गलियारा आत्मनिर्भर भारत का माध्यम बनेगा और किसान रेलगाड़ियों की मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी राष्ट्र के सामर्थ्य का सबसे बड़ा स्रोत होता है। आज जब भारत दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत बनने के रास्ते की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है, तब बेहतरीन कनेक्टिविटी देश की प्राथमिकता है। बीते 6 सालों से भारत में आधुनिक कनेक्टिविटी के हर पहलू पर फोकस के साथ काम किया जा रहा है। हाईवे हो, रेलवे हो, एयरवे हो, वाटरवे हो या फिर हाईवे, आर्थिक रफ्तार के लिए जरूरी इन 5 पहियों को ताकत दी जा रही है, गति दी जा रही है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसके एक बड़े सेक्शन का लोकार्पण भी इसी दिशा में बहुत बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मालगाड़ियों के लिए बनी इस प्रकार की विशेष सुविधाओं से भारत में यात्री ट्रेन की लेट लतीफी कम होगी। साथ ही इससे मालगाड़ी की रफ्तार भी 3 गुना से ज्यादा अधिक हो जाएगी। मालगाड़ियां पहले से 2 गुना तक सामान की ढुलाई कर पाएंगी। मालगाड़ियां जब समय पर पहुंचती और पहुंचेगी तो हमारा लॉजिस्टिक नेटवर्क सस्ता होता जाएगा। हमारा सामान पहुंचाने का जो खर्च है वो कम होने के कारण सामान सस्ता होगा, जिसका हमारे निर्यात को लाभ होगा। यही नहीं, देश में उद्योग के लिए बेहतर माहौल बनेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी, निवेश के लिए भारत और आकर्षक बनेगा।
देश में रोजगार के, स्वरोजगार के अनेक नए अवसर भी तैयार होंगे। प्रधानमंत्री ने इस परियोजना में देरी और लागत बढ़ने के लिए पिछली सरकार को जिम्मेदार बताया। साल 2006 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी। उसके बाद ये सिर्फ कागजों और फाइलों में ही बनता रहा। केंद्र को राज्यों के साथ जिस गंभीरता से बातचीत करनी चाहिए थी, जिस अर्जेंसी से संवाद होना चाहिए था, वो किया ही नहीं गया। नतीजा ये हुआ कि काम अटक गया, लटक गया, भटक गया। स्थिति ये थी कि साल 2014 तक 1 किलोमीटर ट्रैक भी नहीं बिछा गया। 1 किलोमीटर भी नहीं। जो इसके लिए पैसा भी स्वीकृत हुआ था, वो सही तरीके से खर्च नहीं हो पाया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के प्रयागराज स्थित संचालन नियंत्रण केंद्र का भी उद्घाटन किया। ये इस माल गलियारे का नियंत्रण केंद्र होगा। उत्तर प्रदेश में स्थित 351 किलोमीटर लंबे इस खंड के निर्माण पर 5,750 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस मालवाहक गलियारे के खुलने से मौजूदा कानपुर दिल्ली लाइन पर भीड़ भाड़ कम होगी और रेलवे ज्यादा तेजी से रेलगाड़ियां चला सकेगा। पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के नए खंड के उद्घाटन के मौके पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस माल गलियारे से विकास के नए रास्ते खुलेंगे। इस रूट में स्थापित उद्योग जैसे कानपुर और आगरा का चमड़ा, इटावा का ब्लॉक पेंटिंग, फिरोजाबाद का कांच, खुर्जा का पॉटरी, हाथरस का हींग और अलीगढ़ का ताला इत्यादि को अपना सामान कम समय में और अधिक मात्रा में पोर्ट तक भी भेजने की सुविधा होगी, जिससे वो निर्यात में भी इन विषयों को, इन वस्तुओं को भेज सके, विश्व स्तरीय हमारे उद्योग अपनी छाप पहुंचा सके। देश में 2 फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण पंजाब के लुधियाना को पश्चिम बंगाल के दानकुनी तक किया जा रहा है। वहीं पश्चिमी महाराष्ट्र में JNPT को उत्तर प्रदेश के दादरी से जोड़ता है। 81,000 करोड़ की लागत वाले विकास के 2 कॉरिडोर्स, वेस्टर्न एवं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 1,506 किलोमीटर लंबा है। वह जोड़ेगा JNPT मुंबई को दादरी उत्तर प्रदेश से। वहीं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 1,875 किलोमीटर लंबाई तय कर लुधियाना पंजाब को दानकुनी पश्चिम बंगाल से जोड़ेगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का काम जो सालों से सुस्त पड़ा था, उस पर 2014 के बाद पहले के मुकाबले 11 गुना से भी अधिक पूंजी निवेश की गई है। इस निवेश से जहां एक ओर सालों से अटके ट्रैक लिंकिंग और विद्युतीकरण का काम तेजी से पूरा हुआ, वहीं दूसरी ओर दोनों कॉरिडोर्स का निर्माण उच्च तकनीक, गुणवत्ता और सटीक प्लानिंग से हो रहा है। इसीलिए आज पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में न्यू भाऊपुर से न्यू खुर्जा तक 351 किलोमीटर का ट्रैक संचालन हेतु पूर्णतः तैयार है और साथ ही तैयार है दुनिया के सबसे बड़े एवं सर्वोत्तम कंट्रोल सेंटर्स में से एक, प्रयागराज का अत्याधुनिक तकनीक से लैस ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर। इन दोनों कॉरिडोर्स के निर्माण से माल ढुलाई की लागत में कमी आएगी, कृषि और प्राथमिक क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे, सड़क मार्ग सुगम और रेल फाटक रहित होंगे, ज्यादा माल ढोने वाली मालगाड़ियों की संख्या बढ़ेगी और नए शक्तिशाली रेल इंजन और लंबी गाड़ियों से अतिरिक्त क्षमता का सृजन होगा। सरकार ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 40 किसान संगठनों को सभी मुद्दों पर अगले दौर की बातचीत के लिए कल आमंत्रित किया है। सरकार के इस कदम का मकसद 3 नए कृषि कानूनों पर जारी गतिरोध को खत्म करना है। कृषि कानूनों पर जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने किसान संगठनों को लिखे एक पत्र के जरिए उन्हें दिल्ली के विज्ञान भवन में कल दोपहर 2 बजे बातचीत करने का न्योता दिया है।
इससे पहले किसान संगठनों ने 26 दिसंबर को सरकार को लिखे अपने पत्र में बातचीत बहाल करने के लिए 29 दिसंबर की तारीख दी थी। पिछली औपचारिक बैठक 5 दिसंबर को हुई थी और आपको बता दें कि अब तक केंद्र और 40 प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है। विज्ञान का अंतिम उद्देश्य लोगों के जीवन को आरामदायक और खुशहाल बनाना है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज बेंगलुरु के करीब होसाकोटे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान और शिक्षा केंद्र CREST में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। उन्होंने कहा, युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करके ही समाज का उत्थान होगा। होसाकोटे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान और शिक्षा केंद्र क्रेस्ट में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वैज्ञानिकों और शोधार्थियों से प्राचीन ज्ञान और आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ काम करते हुए देश को आगे ले जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश के वैज्ञानिक समुदाय को भारत को आत्मनिर्भर बनाने का महान कार्य करना है। To inaugurate the facility that will fabricate optics for realization of this international endeavor. Participation in such mega scientific projects provides a level playing field for Indian scientists and help to the industries also build capacity in high technology field. भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के क्रेस्ट परिसर की यात्रा को याद करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये परिसर भावी पीढ़ियों के लिए बुनियादी अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता का बेहतरीन उदाहरण है, जो आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद रखेगा। India's foray into such global and world-class national scientific ventures seems natural given its intellectual reserves and global status as an emerging economic and political power. India is being recognized and respected worldwide. It is important to inculcate scientific thinking in the younger generation. Institutes like this should be able to provide a platform for innovation and technological advancement. इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने रिमोट लिंक के माध्यम से लद्दाख के हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप टीम से भी बातचीत की। उन्होंने क्रेस्ट परिसर में 30 मीटर टेलीस्कोप ऑप्टिक्स फैब्रिकेशन सुविधा और पर्यावरण परीक्षण सुविधा का भी उद्घाटन किया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सुपरस्टार रजनीकांत ने चुनावी राजनीति में कदम रखने को लेकर फिलहाल इरादा बदल लिया है। रजनीकांत ने ऐलान किया है कि वे अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च नहीं करेंगे। रजनीकांत ने आज एक 3 पेज का पत्र जारी किया। इसमें उन्होंने अपनी सेहत का हवाला देते हुए कहा कि वे राजनीति में कदम नहीं रखेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में भले ही ना उतर रहे हों, लेकिन जनहित से जुड़े काम करना जारी रखेंगे। रजनीकांत की तरफ से इस घोषणा के साथ ही तमिलनाडु में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी के उतरने की अटकलों पर विराम लग गया। रजनीकांत को हाल में ब्लड प्रेशर संबंधी परेशानी की वजह से हैदराबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को आज उसका अपना मौसम केंद्र मिल गया। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वर्चुअल माध्यम से आज इसका उद्घाटन किया। ये केंद्र देश में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 3500 मीटर है। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में स्थित मौसम केंद्र के बाद लेह का ये नया केंद्र सबसे ऊंचाई पर बना केंद्र है। मौसम केंद्र के उद्घाटन के मौके पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मौसम विज्ञान के क्षेत्र में देश ने आज इतना विकास कर लिया है कि अब हम प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में समय रहते उचित कदम उठा सकते हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर, सांसद जामयांग तेसरिंग और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी कार्यक्रम में शरीक हुए। ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर 31 दिसंबर के बाद भी प्रतिबंध जारी रह सकता है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ब्रिटेन के लिए उड़ानों की आवाजाही पर प्रतिबंध कुछ समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। हालांकि प्रतिबंध के विस्तार को लंबे या अनिश्चित समय तक नहीं बढ़ाया जा सकता।
with a mandate as an announcement. I foresee a slight extension of the temporary suspension because we are getting the fuller picture of what has happened. I don't expect that extension to be a long or indefinite extension. I'm not going to put a figure on it, but the words I'm choosing will give you an idea. A slight extension, small extension of the temporary suspension. भारत सरकार ने ब्रिटेन में कोविड-19 वायरस की नई प्रजाति सार्स-कोवी-2 पाए जाने के बाद जीनोम अनुक्रमण का पता लगाने और इसके नियंत्रण के लिए सक्रिय रणनीति तैयार कर ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि सरकार ने कोरोना वायरस के नए स्वरूप का पता लगाने के लिए 10 प्रयोगशालाएं निर्धारित की हैं। साथ ही राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी कि NCDC के नेतृत्व में जीनोमिक निगरानी संघ INSA-COG बनाया गया है। इसने जांच के आरंभिक परिणाम जारी कर दिए हैं। ब्रिटेन से लौटे 6 लोग नए स्ट्रेन से प्रभावित हैं। इस समय ब्रिटेन से लौटे 50 से अधिक लोगों के नमूनों की विशिष्ट प्रयोगशालाओं में अध्ययन के लिए जीनोम श्रृंखला बनाई जा रही है। तैयार किए गए जीनोम श्रृंखला डाटा का संबंधित प्रयोगशालाओं द्वारा आंकलन किया जाएगा और फिर उन्हें NCDC भेजा जाएगा। INSA-COG नाम की एक कंसोर्शियम की स्थापना की गई है। इसमें देश के 10 गवर्नमेंट लैब्स हैं। ये CSIR के लैब हैं, DBT के लैब हैं, ICMR के लैब हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय के लैब हैं। ये पहले से भी पिछले 11 महीने में देश में जो सार्स-कोवी वायरस फैला हुआ है उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग किया करते थे। जब ये UK से वेरिएंट वायरस की खबर आई तो फिर ये माना गया कि एक बड़ा कंसोर्शियम बनाया जाए और सब लोग मिलकर काम करें और बड़े पैमाने पर जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए। और वहीं प्रिंसिपल साइंस एडवाइजर के विजय राघवन ने देशवासियों को यह भरोसा दिया है कि वैक्सीन नए स्ट्रेन पर भी काम करेगी। वैक्सीन जो हैं पाइपलाइन पे हमारे देश में और बाहर भी, ये इन वेरिएंट्स जो UK में हैं और साउथ अफ्रीका में भी आए हैं, इनके अगेंस्ट काम करेगी। तो एक इम्पॉर्टेंट अश्योरेंस है कि इस स्टेट पे वैक्सीन्स के बारे में फिक्र करने की अभी ज़रूरत नहीं है। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जो आ रहे हैं, खासतौर से अभी UK से, लेकिन और जगह से भी, उनका भी टेस्टिंग हो रही है। इसको स्केल करके हमें पता चलता है कि इस वेरिएंट्स का क्या आ रहे हैं और कितने इंटेंसिटी से आ रहे हैं। ये भी ध्यान में रखना चाहिए, गिवन द वाइड स्प्रेड प्रेवलेंस ऑफ द वायरस ऑल ओवर द वर्ल्ड, that these kinds of variants which have arisen can also arise elsewhere. So we are also not only sequencing our population who have been tested positive by choosing representative samples, but we will also test these samples in the laboratory to see whether infectivity is increased and do field studies to see whether transmission of any specific variants are increased. और वहीं नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने कहा है कि कोरोना का नया स्ट्रेन संक्रमण फैला सकता है, लेकिन यह ज्यादा घातक नहीं है। हालांकि उन्होंने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। जैसे पहले हम वॉच कर रहे थे कि ये म्यूटेशंस हैं, ड्रिफ्ट हो रहा है, बदल रहा है स्वभाव इसका, उसको देख रहे थे। अब उसमें तेज गति लाई गई है विद अ स्पेशल फोकस ऑन द UK1 वेरिएंट। तो एक साइंस की रिस्पांस है। इसके अलावा ICMR ने फैसला किया है कि जिन पेशेंट्स में ये देखा जाएगा उसमें डिजीज़ की फॉर्म में कोई कमी है, कम सीरियस है, ज़्यादा सीरियस है, ये एस्पेक्ट देखा जाएगा। अभी तक हमें जहाँ तक लगता है कि सीरियसनेस इफेक्ट नहीं होती, सिर्फ फैलती है तेज़ी से। लेकिन ये भी लीजिए कि बहुत कुछ फैल गया तो ICUs भरेंगे तो नुकसान होगा। और ब्रिटेन से भारत लौटे 6 लोगों के नमूनों में SARS-CoV-2 का नया स्ट्रेन पाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बेंगलुरु स्थित निम्हांस, हैदराबाद स्थित CCMB और पुणे स्थित NIV में जांच के लिए आए नमूनों में वायरस का नया स्वरूप पाया गया। राज्य सरकारों ने इन सभी लोगों को चिन्हित स्वास्थ्य केंद्रों में आइसोलेशन वार्ड में रखा है। इन यात्रियों के निकट संपर्क में आए लोगों को भी क्वारंटीन किया गया है।
इनके साथ आए यात्रियों, संपर्क में आए परिजनों और अन्य लोगों का पता लगाने के लिए व्यापक कार्रवाई शुरू की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय हालात पर नजर बनाए हुए है। मंत्रालय ने राज्यों को सतर्कता बढ़ाने, संक्रमण को रोकने, जांच बढ़ाने और नमूनों को INSA-CoG प्रयोगशालाओं में भेजने की सलाह दी है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिलने के बाद 25 नवंबर से 23 दिसंबर की आधी रात तक भारत के विभिन्न हवाई अड्डों पर करीब 33,000 यात्री आए। इन सभी यात्रियों की निगरानी की जा रही है। इनमें से अब तक कुल 114 लोग संक्रमित पाए गए। सरकार ने फिलहाल ब्रिटेन से आने वाली सभी उड़ानों पर 31 दिसंबर तक के लिए अस्थायी रोक लगा दी है। और देश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार गिरावट का रुख जारी है और इसी बीच भारत ने बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। आज 16,500 से भी कम संक्रमित मामले दर्ज हुए। ये संख्या 187 दिनों में सबसे कम है। देश में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 98 लाख को पार कर गई है, जबकि रिकवरी दर 95.92% हो गई। देश में पिछले एक महीने से दैनिक नए मामलों की तुलना में दैनिक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अधिक चल रही है। इससे सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट का रुख जारी है। सोमवार को देश भर में 16,432 लोग कोविड से पॉजिटिव पाए गए हैं, जो कि 187 दिनों में सबसे कम संक्रमितों की संख्या है। 25 जून 2020 को दैनिक मामलों की संख्या 16,922 थी। इस दौरान 24,900 नए मरीज ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कुल सक्रिय मामलों में 8,720 मामलों की गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल देश में सक्रिय मामलों की संख्या 2,68,581 है। इसके साथ ही कोरोना के कुल मामलों में सक्रिय मामलों की हिस्सेदारी घटकर 2.63% हो गई है। वहीं कोविड को हराकर ठीक हुए मरीजों की संख्या 98 लाख के पार हो गई है। रिकवरी दर बढ़कर 95.92% तक पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से मृतकों की संख्या में लगातार गिरावट आई है। पिछले 24 घंटों में 252 रोगी कोविड से मौत के शिकार हो चुके हैं। इसके साथ ही कोविड की वजह से अब तक 1,48,153 रोगियों की मौत हो चुकी है। फिलहाल देश में मृत्यु दर 1.45% है। जो प्रतिदिन मामले रिपोर्ट किए जाते हैं उनके ग्राफ में निरंतर डिक्लाइन या डिक्रीज देखा जा रहा है। अगर हम केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन देखें तो अभी भी हम विश्व में सबसे कम केस पर मिलियन वाले देशों में से हैं। भारत में जो नए केसेस प्रति मिलियन पिछले 7 दिनों में देखें, इन द लास्ट 1 वीक, इंडिया हैज 110 केसेस, न्यू केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन। ICMR के मुताबिक अब तक देश भर में करीब 16 करोड़ 98 लाख से अधिक नमूनों की जांच हो चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 9,83,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई है। और देश में पहले फेज में कोरोना वैक्सीन पहुंचाने के लिए 4 राज्यों में ड्राई रन किया गया। इसमें वैक्सीन तो नहीं दी गई, लेकिन देने की कैसे व्यवस्था रहेगी इसका रिहर्सल किया गया। गुजरात के राजकोट और गांधीनगर में, पंजाब के लुधियाना और शहीद भगत सिंह नगर में, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा और कृष्णा में, साथ ही असम के नलबाड़ी और सोनितपुर में ड्राई रन किया गया। हर राज्य के 2 जिलों के 5-5 अस्पतालों में ड्राई रन की तैयारियों का जायजा लिया गया। इस ड्राई रन में डमी वैक्सीन कोल्ड स्टोरेज से निकालकर वैक्सीन सेंटर तक पहुंचाई गई। वहां पर क्राउड मैनेजमेंट यानी कि भीड़ को कैसे संभालना है इसको भी जांचा गया। वैक्सीन के रियल टाइम मॉनिटरिंग की गई, लोगों का डेटा लिया गया और उसे कोविड ऐप पर अपलोड किया गया। कोविन वो ऐप है जिसे सरकार ने तैयार करवाया है। ऐप उन लोगों की जानकारी देगा जिन्हें वैक्सीन लगनी है। वैक्सीन कब लगेगी इसकी तारीख भी बताएगा। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना से भयंकर महामारी फैलने की आशंका जताई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को हर दिन वायरस के बारे में नई बातों का पता चल रहा है। फिलहाल WHO वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि वायरस के सभी परिवर्तनों को बेहतर ढंग से समझा जा सके। इसमें कोरोना के नए स्वरूप का प्रसार, उपलब्ध जांचों, उपचारों और टीकों पर संभावित प्रभाव शामिल है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका में वैज्ञानिक महामारी के विषाणु का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके आधार पर संगठन अगला कदम तय करेगा।
वहीं WHO के आपातकालीन कार्यक्रम के प्रमुख डॉक्टर माइक रयान ने कहा कि अगली महामारी और अधिक गंभीर हो सकती है और हमें इसका सामना करने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से आपसे अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं।